हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत तेली, फैकल्टी ऑफिसर्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, लास्ट टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सैंपल ऑफ कास्ट आयरन एग्जिबिट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला व्हेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज 10 एम्पियर पर मीटर। देन फाइंड परमेबिलिटी ऑफ आयरन। ओके, परमेबिलिटी निकालने का मतलब हुआ कि हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, और म्यू का फॉर्मूला होता है B/H, और हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें गिवन है। बी की वैल्यू है 0.5 टेस्ला एंड एच की वैल्यू है 10, और सारी वैल्यूज एम के एस में है। सो इजीली 0.05 इसकी वैल्यू आ जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट। ओके, फर्स्ट आंसर इज दिस। सेकंड में पूछा है, व्हाट वुड बी द फील्ड इन एयर फॉर दिस वैल्यू ऑफ एच। ओके, अब अगर हम एच के लिए वैक्यूम के लिए बात करें, एयर के लिए बात करें, तो उस केस में हमें म्यू की वैल्यू म्यू नॉट लेनी होगी। तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगी B0 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। सो म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁷ एंड एच की वैल्यू 10। सो आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ये दूसरे केस का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड B व्हेन द स्पेस विद इन द करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद एल्यूमिनियम एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। ओके, तो हमें एल्यूमिनियम की ससेप्टिबिलिटी दी है, यानी XM इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10⁻⁵, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं म्यू आर। तो म्यू आर यहाँ से आएगा, म्यू आर का फॉर्मूला होता है 1 + XM व्हेन द टोरॉइड फाइंड द परसेंटेज इन। ओके, सो म्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास। ओके, ये ठीक है, 1 + 2.1 इंटू 10⁻⁵, ये म्यू आर की वैल्यू आ गई। अब म्यू आर से हम निकाल सकते हैं म्यू। सो म्यू आर का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। सो ये इक्वल आ जाएगा 1 + 2.1 इंटू 10⁻⁵ के, और यहाँ से म्यू आएगा म्यू नॉट यानी 4 इंटू 10⁻⁷, ब्रैकेट 1 + 2.1 इंटू 10⁻⁵। ये म्यू की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू एच। सो अगर वैक्यूम के लिए लिखेंगे तो B0 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच, ये रहेगा। और इस केस में ओके, ठीक है, हाँ, और हाँ, म्यू की वैल्यू हमने क्वेश्चन में ये निकाली हुई है, तो यहाँ से लगाने पर B की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁷, 4 इंटू 10⁻⁷, 1 + 2.1 इंटू 10⁻⁵ इंटू एच, ये B की वैल्यू हो गई। सो इक्वेशन नंबर 1 ये B के लिए आ गई, और ये B0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए परसेंटेज चेंज। सो परसेंटेज चेंज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा B - B0 अपॉन B0 इंटू 100। सो इन दोनों को माइनस करते हैं, कॉमन क्या आएगा यहाँ से, 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू एच, ये कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2.1 इंटू 10⁻⁵ -1, करेक्ट, डिवाइडेड बाय B0 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू एच इंटू 100। सो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास बचा 2.1 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100। तो ये हो गया 2.1 इंटू 10⁻³ ये चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं जिनको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं वो हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया का हर मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, उनमें से किसी एक कैटेगरी में वो फॉल करेगा, और वो 3 कैटेगरी हैं अपने पास। फर्स्ट, डायामैग्नेटिक मटेरियल। सेकेंड वन इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो सारे मैग्नेटिक मटेरियल इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में लाई करते हैं। इनमें सबसे बेसिक टाइप का मैग्नेटिज्म होता है डायमेटिज्म, और सारी चीज़ें डायमेट्रिक मटेरियल के कैटेगरी में फॉलो करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ जो मटेरियल्स हैं उनमें पैरा की प्रॉपर्टी या फेरो की प्रॉपर्टी ओवरकम कर लेती है डायमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को,
एंड हैंस वो पैरा या फेरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अदरवाइज ऑल मटेरियल्स आर डायमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो इन सारी प्रॉपर्टीज़, इन सारे टाइप्स के मीनिंग क्या है और वो कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इनके प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे और पॉइंट्स में देखते हैं प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या क्या है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डायमेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो डायमेटिक मटेरियल के बारे में जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो हम यहाँ पे पॉइंट्स में देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायमेटिक मटेरियल जो होते हैं वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप जिस डायरेक्शन में फील्ड लगा रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फील्ड इंड्यूस होती है, मैग्नेटाइज होता है ये उस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड से। रिपेल करने का मतलब हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है। दीज सब्सटेंसेस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, वीकली याद रखना इम्पॉर्टेंट, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। मीनिंग दैट they will be repelled by magnets, they will be repelled by magnets and move from strong magnetic field to weak magnetic field, तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं। ओके, तो इसके सेकंड पॉइंट में देखते हैं इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एज एलिमेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, वाटर, सॉल्ट, etc। ये सारी चीज़ें डायमेटिक मटेरियल्स की कैटेगरी में आती हैं। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब इसके डायग्राम से इसको भी हम समझ सकते हैं कि फील्ड डायग्राम्स का हम बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये सपोज़ हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल का बार है, ये एक स्लाइस रखी है मैग्नेटिक मटेरियल की और इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में लगाते हैं। तो ये मटेरियल क्या करेगा, एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करेगा। तो इस सी पॉइंट में इसको कंक्लूड करते हैं। सी पॉइंट में लिखता हूँ इसे, these materials expels or repel magnetic field lines। कैसे होता है अब डायग्राम में देखते हैं। ये सारे पॉइंट जो हैं वो डायग्राम से भी समझ में आ जाएंगे। इसमें जो बाहर हमने फील्ड लगाई हुई है वो इस मटेरियल के पास आते ही वो रिपेल करने लगेगी। तो नॉर्मली वो पैरेलल चल रही थी, लेकिन मटेरियल के पास आके वो रिपेल करेगी और इस टाइप से बेंड हो जाएगी। सारी फील्ड जो हैं वो इस टाइप से बेंड होके जाएंगी। ये मटेरियल उन फील्ड्स को रिपेल करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मटेरियल के अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे डेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो कम हो जाएगी और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। यानी इनसाइड ऑफ मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगा बाहर के कंपैरिजन में। बाहर मैग्नेटिक फील्ड सपोज़ ये आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड है। वी कैन क्लियरली से दैट बी इनसाइड इज़ लेस देन बी आउटसाइड। और अगर एग्जैक्ट इक्वेशन बनानी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर जो नेट आएगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते, चलो इसे, बी जो नेट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी आउटसाइड माइनस बी इनसाइड, यानी बी मटेरियल। ये इसकी इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सब्सटेंस इज लेस देन, जो भी मैंने बताया बस उसको यहाँ पे इसी पॉइंट को दोबारा लिख देना है।
बी अपॉन बी नॉट का रेशियो जो आएगा वो 1 से छोटा होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट का रेशियो जो आएगा वो 1 से छोटा होगा, म्यू आर की वैल्यू जो आएगी वो 1 से छोटी होगी। ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। अगर म्यू आर 1 से छोटा है तो एक्स एम की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी और वेरी स्मॉल होगी। तो मैं ये ससेप्टिबिलिटी में पहले ही बता चुका हूँ। अगर वैल्यू एक्स एम की स्मॉल है इसका मतलब ये है कि मटेरियल जो हमारा है वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें इस पॉइंट से पता चल रही हैं क्लियरली। नेक्स्ट पॉइंट ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है इस केस में, वो हमें देखना है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। सो इस केस में जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी कितना भी टेम्परेचर में वेरिएशन है वो चेंज नहीं करेगी। यानी एक्स एम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर बट ओनली इन डायमेट्रिक केस है ना। सो इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे, सो इसका ग्राफ टेम्परेचर के साथ एक्स एम का वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर ये एक्स एम की वैल्यू, सो जो भी वैल्यू हमारे पास वो इसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये कांस्टेंट लाइन ग्राफ बनेगा इसका, और कम वैल्यू होगी। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है इसमें, एक में हाई वैल्यू शो कर रहा है जैसे ये, और दूसरे में छोटी वैल्यू शो कर रहा है, तो डायमेट्रिकली हमें स्मॉल वैल्यू को लेना है वहाँ पे। ओके, तो ये इसका टेम्परेचर वेरिएशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डायामैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस। जैसे मैंने अभी बताया था, इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस full stop. You can say it is a universal property. But in most cases it gets shifted by other properties like paramagnetism and ferromagnetism. ओके, नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था डायमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो सब में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो बाकी सबसे ओवरकम हो जाती है कुछ मटेरियल्स के अंदर। तो वो जो बाकी मटेरियल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अदरवाइज सारे मटेरियल्स इटसेल्फ डायमेट्रिक मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि किस वजह से प्रोड्यूस होती है। तो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है एटम के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट क्रिएट करता है, और वो करंट जो है एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट करती है। तो वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मूवमेंट है वो यहाँ पर डायमेटिज्म की प्रॉपर्टी जनरेट करता है। तो और डिटेल में देखते हैं इसे। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट आर लाइक टाइनी करंट loops and they possess orbital magnetic moment, very small magnetic moment, but there is a magnetic moment present. In diamagnetic substances, net dipole moment of an atom is zero. Net dipole moment ऑफ एन एटम इज़ ज़ीरो, क्योंकि उस इन केसेस में क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो उनके डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, और वो एक दूसरे को वहाँ से नेट जो मूवमेंट हमारा वो ज़ीरो कर देते हैं। तो हमें एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट वहाँ पे नहीं मिलता है, एक नेट एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट वहाँ पे ज़ीरो होता है। ऑफ एन एटम इज़ ज़ीरो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। एंड व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड, जब उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
तो वहाँ पे तब चेंजेस आएंगे. क्या चेंजेस आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स with orbital magnetic movement, with orbital magnetic movement, magnetic movement in same direction as external magnetic field, in same direction as external magnetic field, are slowed down, and those in opposite direction, those in opposite direction are sped up. सो जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको रिपल्शन मिलता है, जिनसे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन वालों को बूस्ट मिलता है, उनकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऐसा होता है. और ये आप लिख सकते हो यहाँ पे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, या सिंपली आप लेंज लॉ से भी इसे समझ सकते हो. लेंज लॉ आगे के चैप्टर में आएगा तो उसमें और डिटेल में पता चलेगा लेंज लॉ क्या होता है, लेकिन लेंज लॉ की वजह से ऐसा हो जाता है या नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसा हो जाता है, आप समझ सकते हो इससे. these substances develops a net magnetic moment in the opposite direction of external field, in the opposite direction of external magnetic field. तो ये रीज़न है कि कैसे जनरेट होता है डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, और क्यों वो अपोजिट होता है, क्यों वो वीक होता है. ये इसमें इसका एक्सप्लेनेशन था इस पॉइंट में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, मोस्ट exotic diamagnetic materials, जिनको सिंपली हम बोल सकते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल या परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, आर सुपर कंडक्टर्स. तो जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वो परफेक्ट डायमेट्रिक मटेरियल्स होते हैं, वो परफेक्ट डायमेट्रिज्म शो करते हैं. और इसका रीज़न क्या है और ये होता कैसे, ये हमने सुपर कंडक्टिविटी में पढ़ा था कि हम टेम्परेचर को अगर डाउन करते जाएं तो मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाती है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आके, विच इज़ वेरी लो टेम्परेचर, उनकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो परमानेंटली ज़ीरो हो जाती है, और वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिनोमेना सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं उसे. और वो जो है वो परफेक्ट डायमेट्रिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, यानी उनका डायमेट्रिक प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रेंथ में जनरेट होती है और अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली जनरेट होती है. सो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं. दीज आर मेटल्स cooled to very low temperature, at which they become perfect conductor. Perfect conductor. और इस केस में यहाँ पे इन मेटल्स की इस केस में जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है, और जो ससेप्टिबिलिटी है वो निगेटिव में एग्जैक्टली 1 हो जाती है. और इस फिनोमेना को हम जानते हैं, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज माइजनर इफेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखना. इसको माइजनर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और इसकी कई एप्लीकेशंस हैं. स्पेशली सुपर फास्ट लेविटेशन ट्रेन्स में इसका मेनली यूज़ होता है, जो चाइना जापान में चलती हैं. यूज्ड इन लेविटेटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स.
सुपर फास्ट ट्रेन्स। सो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि वो परफेक्ट डायमेट्रिक मटेरियल बन गए हैं तो वो मैग्नेट के ऊपर फ्लोट करेंगे रिपल्शन की वजह से, और उस फ्लोटिंग के प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लेविटेशन के काफ़ी एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे लेविटेटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स। वो टच नहीं करती हैं ट्रैक्स को, वो ट्रैक्स पर लेविटेट करती हैं, इसलिए उनका नाम लेविटेटेड ट्रेन्स है, और वो इस माइजनर इफेक्ट के फिनोमेना पे बेस्ड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायमेट्रिक मटेरियल। अब सेकेंड टाइप के मटेरियल पे चलते हैं, विच वाज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं अब। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो मैं यहीं पे आपको एक शॉर्ट वे में समझा देता हूँ इसका कंसेप्ट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमेट्रिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, बस फ़र्क इतना है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, बाकी सब कुछ सिमिलर है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स या पैरामैग्नेटिज्म। ओके, इसको भी पॉइंट्स में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, these materials are weakly magnetized in the direction of external field, यानी मैग्नेटाइजिंग एक्सटर्नल फील्ड। therefore they move from weaker to stronger field, और ऐसे भी बोल सकते हैं they are weakly attracted towards magnets, ओके। सो ये बस डायमेट्रिक मटेरियल की जैसा ही है, बस डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी सब वैसा ही है। एग्जाम्पल्स इसके सेकंड पॉइंट में एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके एल्यूमिनियम मेटल, सोडियम जो सॉफ्ट टाइप के मेटल होते हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, तो ये सारी, कॉपर क्लोराइड, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल में आएंगी। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी C, it states that magnetic field lines passing through these substances are attracted weakly, of course. Hence field inside these materials is slightly greater than the outside field, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आउटसाइड फील्ड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दैट जो B है मीडियम का, वो B0 से ज़्यादा होगा थोड़ा, यानी B/B0 का रेशियो जो ग्रेटर देन 1 होगा, μ/μ0 का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी μr की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, एंड हैंस xm की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड स्मॉल होगी, पॉजिटिव एंड स्मॉल। सो xm की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, स्मॉल होने का मतलब यह हुआ कि वो वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है। ओके, तो ये हो गया इसके। अब एक इसको डायग्राम से समझते हैं। अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज़ ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो यहाँ से जो लाइंस पास करेंगी वो इसमें इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, और इसकी वजह से जो डेंसिटी है लाइंस की वो इनसाइड ज़्यादा हो जाएगी रेदर देन आउटसाइड। तो इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी आउटसाइड के कंपैरिजन में। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसका टेम्परेचर पर क्या वेरिएशन होता है वो देखते हैं।
टेम्परेचर वेरिएशन इसकी ससेप्टिबिलिटी का। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है, अब टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में बेसिकली ये चीज़ याद रखो कि डायमेटिक मटेरियल को छोड़ के बाकी सब जगह पे मैग्नेटिज्म जो है वो डिक्रीज़ करता है विद राइज इन टेम्परेचर। हमेशा जब भी टेम्परेचर में राइज करेंगे जो मटेरियल का मैग्नेटिक पावर है वो डिक्रीज़ करेगा हमेशा, लेकिन डिफरेंट पाथ से करता है, डिफरेंट तरीके से करता है। यहाँ पर जिस रिलेशन से ये वेरी करता है उसको हम बोलते हैं क्यूरीज लॉ। उस लॉ का नाम है क्यूरीज लॉ, एंड इट स्टेट्स दैट मैग्नेटाइजेशन of paramagnetic materials is inversely proportional to absolute temperature T. ठीक है, यानी I इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। मैग्नेटाइजेशन यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। सो इससे हम XM और I और XM प्रोपोर्शनल होते हैं, तो XM के लिए भी बोल सकते हैं इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज़ C विच इज़ क्यूरीज कांस्टेंट। सो ये हो जाएगा यहाँ से XM इक्वल्स टू C, और C के साथ म्यू नॉट आता है अपॉन T, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। C म्यू नॉट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, C को हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। और ऑब्वियसली हम XM और T के बीच का ग्राफ बनाएंगे या I और T के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो ऑब्वियसली हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा I और T के बीच का या XM और T के बीच का, I और XM एंड T के बीच का ग्राफ ये ड्रॉ होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज F। अब इसमें ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। ईच एटम हैज़ सम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। उसका रीज़न हमने लास्ट डायमेटिक मटेरियल में देखा था, तो वहीं से हम पिकअप कर रहे हैं। से हैज़ सम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट comma, but in absence of external magnetic field, though these all atomic magnetic movements are oriented randomly, making the net magnetic moment zero. Hence, net magnetic moment is zero. तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, डायमेटिक मटेरियल में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, लेकिन एक सिंगल एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाता है। पैरा में सिंगल एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, वो ज़ीरो नहीं होता, कैंसिल आउट होकर ज़ीरो नहीं होता, लेकिन एक सब्सटेंस के लिए ज़ीरो होता है, क्योंकि सारे एटम के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। हेंस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमें वो ज़ीरो देते हैं। ओके, तो इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं। ये विदाउट एक्सटर्नल फील्ड एक पैरामेट्रिक मटेरियल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें ये सर्कल सारे एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शंस हैं वो एरो से रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो सारे रैंडमली ओरिएंटेड हैं, रैंडम डायरेक्शंस में। तो ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट दे रहे हैं ज़ीरो। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन सच केस इज़ ज़ीरो, और यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो। अब अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं तो सारे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे, और सबकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। सब एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे।
तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक सब्सटेंस का भी मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉन ज़ीरो। ओके, तो ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म है। व्हेन नेट एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, एटॉमिक डाइपोल्स गेट अलाइन विद द एक्सटर्नल फील्ड और हमें एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे मिल जाता है। सो ये हमारे पास एफ प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जी। एक्सएम की वैल्यू जो है, एक्सएम इज़ अराउंड 100 times higher than that of diamagnetic material, ठीक है। तो दोनों के एक्सएम में ये डिफरेंस होता है, बाकी वैल्यू दोनों की इसकी पॉजिटिव होती है पैरामीटर की एक्सएम के लिए, और डाया के लिए वो नेगेटिव होती है। ओके, ये हमारे पास पैरामेट्रिक मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब लास्ट थर्ड टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं, विच वाज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, फर्स्ट पॉइंट, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली पैरा की तरह काम करता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। तो इसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट वन इज दीज आर strongly magnetized when placed in external field in the same direction में मैग्नेटाइज होता है और बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है in the same direction, full stop, which means they move from stronger to weaker magnetic field, weaker to stronger magnetic field। ये मैंने पैरा में गलत तो नहीं लिख दिया था, लेट मी चेक। therefore they move from weaker to, हाँ सही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, weaker to stronger आएगा, weaker to stronger magnetic field, and also we can say these are strongly attracted towards magnets। ओके, सो ये वो मटेरियल हैं जो मैग्नेट से चिपकते हैं, जो मैग्नेट से नॉर्मली चिपकते हैं। वो सारे मटेरियल जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आयरन, तो आयरन के ओर्स वगैरह जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाकी एल्यूमिनियम वगैरह जो हैं वो बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं, तो वो ऐसा मूव नहीं कर पाते हैं मैग्नेट की तरफ, तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड एग्जांपल इसके, तो आयरन इसका एग्जांपल है। कोबाल्ट, निकल, आयरन टाइप के जो एलॉयज़ होते हैं, और ये सारे एलॉयज़ जो हैं लाइक जो आयरन टाइप के एलॉयज़ होते हैं, या इन मटेरियल को जो एलॉयज़, इन एलिमेंट्स वाले जो एलॉयज़ होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, एल्किनो एग्जांपल के लिए। सो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। कम एग्जांपल्स होते हैं इसके इन कंपैरिजन टू पैरा और डायमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट सी प्रॉपर्टी, हाँ सी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन दीज मटेरियल्स, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डेंस हो जाती हैं इन मटेरियल्स के अंदर, इन दीज सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज म्यू आर इज़ वेरी लार्जर देन 1, एंड इन ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की रेंज में होता है। ऑल्सो एक्सएम इज़ वेरी हाई एंड पॉजिटिव, और ऑफ कोर्स बी इज़ ग्रेटर देन बी नॉट, मच ग्रेटर देन इनफैक्ट बी नॉट, एंड म्यू इज़ मच ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये सारे रिलेशन इसके लिए आएंगे। नेक्स्ट इज
विद राइज इन टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो हमें देखना है। इसका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है उसको एक लॉ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। वो लॉ है क्यूरी लॉ का, वो एक अपडेशन है, तो उसको बोलते हैं क्यूरीज वेस लॉ, क्यूरी वेस लॉ। सो इस लॉ में बताया है विद राइज इन टेम्परेचर, with rise in temperature ferromagnetism loses, magnetism decreases up to a certain temperature, certain temperature। उसके बाद at after a particular temperature, material converts into paramagnetic substances. A paramagnetic material converts into paramagnetic material, full stop. This transition temperature is known as Curie's temperature. This transition temperature is known as Curie's temperature, or Curie's point, Curie point। इसको TC से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑफिशियली इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो डेफिनेशन इसकी बनेगी at temperature above Curie temperature, a ferromagnetic substance converts into paramagnetic substance and follows Curie-Weiss law। ओके, तो इसका फॉर्मूला है, इसके रिलेशन का फॉर्मूला है XM इक्वल्स टू C/T-TC। तो यहाँ पर T है टेम्परेचर जहाँ पर है हम बेसिकली जिस टेम्परेचर तक हम लेके आए हैं, और TC है यहाँ पे क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट, क्यूरीज टेम्परेचर, और C यहाँ पे क्यूरीज कांस्टेंट, ऑफ कोर्स क्यूरीज कांस्टेंट, और XM यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी। तो उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे अगर, तो ग्राफ हमारे पास XM और टेम्परेचर के बीच का कुछ इस टाइप का बनेगा, XM एंड टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और जैसे ही ये क्यूरी टेम्परेचर तक पहुंचेगा इसका जो रिलेशन है वो क्यूरीज लॉ से फॉलो होने लगेगा, यानी XM इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, और वो हाइपरबोलिकली ड्रॉप करने लगेगा। सो जैसे फिर पैरामेट्रिकली बना था फिर वो वैसे काम करेगा। सो यहाँ पर कहीं हमारे पास क्यूरीज पॉइंट आएगा, क्यूरी टेम्परेचर आएगा, तो ये इसका टेम्परेचर वेरिएशन है। नेक्स्ट इसके बाद अब हमें देखना है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ F पॉइंट। इसमें हमें पूरा वर्किंग समझनी है, जैसे हमने पैरा की और डायमेट्रिक मटेरियल की वर्किंग की बात करी थी, ऐसे यहाँ पर देखनी है हमें। सो इन दिस केस इंडिविजुअल एटम्स हैव net magnetic moment, full stop। however they are in such a way that they spontaneously align themselves in common directions,
over a microscopic volume, over a microscopic volume called domains. ये वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है, domains. Domains. Next, each domain has net magnetization या net magnetic moment, has net magnetic moment, full stop. The typical size of domain is about 1 millimeter. Domain is about 1 millimeter, in the range of millimeter basically, and contains about 100 billion atoms. About 100 billion atoms. Full stop. These domains are randomly oriented. These domains are randomly oriented in the absence of external field. In the absence of external field, so that net magnetic moment of substance is zero, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस. जो वो कुछ केसेस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तब भी रहता है, और जिन केसेस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है उनको हम सिंपली मैग्नेट्स बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में. तो जो मैग्नेट्स होती हैं जिनको मैग्नेट्स बोलते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक छोटा सा टाइप है जिसमें हमारे पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बचता है. बहुत छोटी सी कैटेगरी है. बाकी जैसे मैग्नेट होती हैं वैसे ही आयरन भी होता है. दोनों सेम टाइप के मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन नॉर्मल आयरन मैग्नेट नहीं होता. आयरन का एक और होता है जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब परमानेंटली. ओके, सो सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होता है. बट व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज applied, domains orient themselves in that direction, और इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, domains in the same direction of field, domains in the same direction increases in size and vice versa. अपोजिट वाली डिक्रीज़ होती हैं साइज़ में. तो वहाँ पर हमारे पास एक नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाता है एक मटेरियल के लिए. अब इसे डायग्राम से देखते हैं. सपोज़ हमारे पास ये एक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं है. तो कुछ डोमेन्स होंगे यहाँ पे, यानी कुछ रीजन्स होंगे रैंडम शेप्स के, रैंडम साइजेस के. रेंज उनके साइज़ की सेम होती है लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और हर एक डोमेन में जो सारे मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं. सारे मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं. तो ऐसे हमारे पास ये मैनी डोमेन्स किसी मटेरियल में एग्जिस्ट करती हैं. यहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े साइज़ की बनाई हुई हैं, लेकिन काफ़ी छोटे साइज़ की डोमेन्स होती हैं, मिलीमीटर के साइज़ की. और हर डोमेन्स में बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, 100 बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं. ओके, तो ये हर डोमेन में ये ओरिएंटेशन दिखाया हुआ है. सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं सारे डोमेन्स के अंदर इंडिविजुअली, लेकिन आपस में सब रैंडमली ओरिएंटेड हैं. तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जनरली ज़ीरो बनता है एक्सेप्ट फॉर परमानेंट मैग्नेट्स. तो यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो ज़ीरो है. तो यहाँ पे मैं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जनरली ज़ीरो मिलता है. मैग्नेट का केस याद रखना, जनरली ज़ीरो. ओके, तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, और एक्सटर्नल फील्ड लगाने की वजह से जिनका जो सेम डायरेक्शन में थे डोमेन्स, जिनके डायपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में थे, उनका साइज़ इंक्रीज़ करने लगेगा,
और जिनका अपोजिट डायरेक्शन बताओ उनका साइज़ डिक्रीज़ करने लगेगा। सो सेम डायरेक्शन वाले के साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और बाकी सब सेम डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, जो कि ना सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, वो सेम डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा जो सेम डायरेक्शन में उनका नंबर, उनका वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएगा। और बाकी सब जो हैं वो अलाइन, जितना हो सकते हैं उतना अलाइन होने की कोशिश करेंगे। सारे कम्प्लीटली अलाइन नहीं हो सकते, लेकिन जितना पॉसिबल होगा। वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा एग्जैक्टली मटेरियल है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स थे, इनके बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी। अब आपको क्या करना है, सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ के एक टेबल बनानी है और टेबल में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। यहाँ पे सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या हैं वो हमें नोट करने हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ में डिफरेंस है वो एक बार लिख के यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी डिफरेंसेस आप खुद नोट करना और सिमिलरिटीज़, उससे याद करने में बहुत आसानी होगी। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, हेयर पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक। ओके, सो इनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है। फर्स्ट, जो XM की वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में होती है, 0 के बराबर नहीं होगी, 0 के बराबर परफेक्ट, 0 के बराबर कभी नहीं होगी, -1 के बराबर होगी जब हमारे पास परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और पैरामैग्नेटिक के लिए 0 से 1 बहुत छोटी वैल्यू तक होती है, तो उस छोटी वैल्यू को हम ये मैथ में इस सिंबल से, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना। तो 0 पॉइंट में कुछ बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी यहाँ पे, जबकि फेरो के लिए इट इज़ वेरी वेरी लार्जर देन 1, थाउजेंड्स की रेंज में आता है। सेकंड इज़ म्यू आर। तो म्यू आर की वैल्यू भी डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए 0 से 1 के बीच में होती है। 0 होगी परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, लेकिन 1 कभी नहीं होगी। तो XM में और म्यू आर में क्या डिफरेंस है वो देख लो। और ये रिलेशन म्यू आर इक्वल्स टू 1 + XM से इजीली आ सकता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए -1 वैल्यू हो सकती है परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और 0 वैल्यू होती है म्यू आर की परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, लेकिन XM की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और म्यू आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये वैल्यू होगी 1 से, और 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, 1 से लेके 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो एप्सिलॉन यहाँ पे वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत छोटी सी इंक्रीज़ की वैल्यू। और म्यू आर फेरो के लिए फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में इसकी वैल्यू होती है। थर्ड रिलेशन, म्यू और म्यू नॉट का रिलेशन। तो म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट यहाँ पे, एंड बी इज़ लेस देन बी नॉट। और ऐसे ही बोल सकते हैं म्यू आर, तो म्यू आर का रिलेशन तो हमने लिख ही दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट एंड बी ग्रेटर देन बी नॉट। यहाँ पे म्यू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट एंड बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। तो ये हमारे पास सारे चेंजेस आ जाएंगे इसके लिए।